हेलो। आज हम लोग गैमेटोजेनेसिस के बारे में जानेंगे। गैमेटोजेनेसिस क्या होती है? यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स क्या होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट से ही रिप्रोडक्शन होता है। गैमीट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वो सेल्स हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और सामान्यतः जो एनिमल्स होते हैं वो उनके सभी सेल्स डिप्लॉयड होते हैं। तो इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट जो है वो टेट्राप्लॉयड न बन जाए, इसलिए सभी गैमेट्स का हैप्लॉयड होना जरूरी है। तो गैमेटोजेनेसिस के दौरान क्या होता है कि जो सेक्स सेल्स हैं वो मियोसिस के द्वारा उन्हें हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और यही जो हैप्लॉयड सेल्स होते हैं इन्हें हम गैमीट्स कहते हैं। तो मेल में जो गैमीट बनता है उसे हम स्पर्म कहते हैं, और इस प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और फीमेल्स में जो गैमीट्स बनते हैं उसे हम एग्स कहते हैं, ओवम कहते हैं, और उसके फॉर्मेशन की प्रक्रिया को oogenesis कहते हैं। आज पहले भाग में हम लोग सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में जानेंगे। तो आप यहाँ फिर देख रहे हैं गैमेटोजेनेसिस क्या है। इट इज द प्रोसेस whereby a haploid cell, हैप्लॉयड सेल को हम n से डिनोट करते हैं, डिप्लॉयड सेल को 2n से डिनोट करते हैं। So whereby a gametogenesis is a process whereby a haploid cell is formed from a diploid cell. हमारे शरीर के बाकी सभी सेल तो डिप्लॉयड होते हैं, तो जिन सेल से गैमेट बन रहा है वो भी डिप्लॉयड हैं। तो डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल के बनने की प्रक्रिया है ये गैमेटोजेनेसिस, और इस प्रक्रिया में मियोसिस इन्वॉल्व होती है, क्योंकि मियोसिस ही वो डिवीजन है जो किसी डिप्लॉयड सेल को हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट कर सके, 2n को 1n में कन्वर्ट कर सके। ठीक है। और स्पर्म बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और ओवा बनने की प्रक्रिया को oogenesis कहते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, स्पर्म बनने की प्रक्रिया में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, ये आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मैं अगली स्लाइड लगाता हूँ। ये है टेस्टिस, जिसे हम मेल गोनैड भी कहते हैं। दिस इज अ सेक्शन ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस में क्या होता है हम जानते हैं कि बहुत सारे इस तरह से पतले पतले ट्यूब्यूल्स का वो एक गुच्छा होता है टेस्टिस। इन ट्यूब्यूल्स को हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जैसे जैसे आप समझ जाइए कि एक बाउल में आप मैगी खा रहे हो, तो जैसे मैगी के जो रच्चे होते हैं ना, वैसे ही ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखते हैं। पूरे टेस्टिस में ऐसे ही ट्यूब्यूल्स से ये भरा हुआ है। ठीक है। और इसके ऊपर ये सब इसके डक्ट्स कलेक्ट होकर ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पर ये एपिडिडाइमिस है, हमें अभी इससे नहीं मतलब है। इसके अंदर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को बाहर खोल के निकाल लिया गया, और यहाँ इसका ये सेक्शन काट दिया। इस सेक्शन में हमें क्या क्या दिख रहा है? सबसे बाहर हमें एक ब्लू कलर की लाइन दिख रही है। ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये जर्मिनल एपिथेलियम होती है, और ये जिन सेल्स से बनी होती है जर्मिनल एपिथेलियम, ब्लू कलर की लाइन, उन्हें हम कहते हैं प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स, पीजीसीज। इन्हीं पीजीसीज से बाद में बनते हैं, माइटोसिस के द्वारा निकलते हैं ये स्पर्मेटोगोनिया। यहाँ देख रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया। फिर यही स्पर्मेटोगोनिया आगे डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड करके, ग्रो करके, डिफरेंशिएट करके, और फाइनली ये स्पर्म बनाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया, ये जो प्रिमोर्डियल जर्म सेल आप देख रहे हैं ये कहाँ है? ये इससे बिल्कुल लगा हुआ है। ये जो ब्लू लाइन है, ये जो यहाँ पर बाहर ब्लू लाइन है, वॉयलेट लाइन है, जो यहाँ भी दिख रहा है सेक्शन में, इसमें ये लगे हुए हैं। इसी से ये बना हुआ है। और आप देख रहे हैं कि ग्रेजुअली ये डिवाइड हो रहा है और आगे बढ़ रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है, ग्रो कर रहा है, और फाइनली यहाँ पर स्पर्म बना रहा है, स्पर्मेटोजोआ। तो यहाँ पर हम जब बाहर वाले इसके हिस्से में देखेंगे, जो पेरिफेरल एरिया है, यहाँ पर हमें स्पर्मेटोगोनिया दिखाई पड़ेंगे। और जैसे जैसे हम इसके सेंटर में जाएंगे, यहाँ पर जैसे जैसे हम सेंटर में जाएंगे, तो वैसे वैसे हमें इसके हायर स्टेजेस स्पर्मेटोगोनिया के
हायर स्टेजेस दिखेंगे और लगभग सेंटर में हमें स्पर्म्स दिखते हैं, स्पर्मेटोजोआ दिखते हैं। यहाँ जैसे जैसे ये मैच्योर होते जाते हैं वो बीच में आते जाते हैं। तो हम लोग फिर पिछले स्लाइड पर आ गए। तो आपने देखा कि स्पर्म प्रोडक्शन कैसे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में होता है। ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, ये डायरेक्ट हमारे ब्लड सर्कुलेशन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं, बल्कि एक बैरियर से अलग होते हैं जिसे हम ब्लड टेस्टिस बैरियर कहते हैं। और ये जो बैरियर है ये एक सर्टोली सेल्स से बना। सर्टोली सेल्स, जो ब्लड से जो भी न्यूट्रिशन आ रहा है वो सर्टोली सेल्स लेकर, और बाद में सर्टोली सेल्स जो है वो इनको प्रोवाइड करते हैं इन ग्रोइंग सेल्स को, जो गैमेट्स बन रहे हैं उनको। सो दिस इज अबाउट a preliminary idea about testis where the spermatogenesis occurs. अब हम इस पूरी प्रक्रिया को धीरे धीरे समझेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को। यहाँ पर ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया दिखाई गई है। ये सबसे ऊपर बेसल कंपार्टमेंट, यानी जो टेस्टिस में जो बाहर वाला, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो बाहर वाला हिस्सा था बेसल कंपार्टमेंट था। थोड़ा सा बीच वाला हिस्सा एडल्यूमिनल और बिल्कुल सेंटर वाला ल्यूमेन कहलाता है, बेसल कंपार्टमेंट। ये कहाँ है बेसल कंपार्टमेंट? ये बाहर वाला हिस्सा, दिस इज द बेसल कंपार्टमेंट। और उसके अंदर आएंगे हम तो एडल्यूमिनल, और सबसे बीच में ल्यूमेन। ल्यूमेन में हमें स्पर्मेटोजोआ। एक स्पर्म बनने की प्रक्रिया में क्या क्या हो रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस हो, इसे कहते हैं स्पर्म बनने की प्रक्रिया को। इसमें माइटोसिस होती है, इसमें मियोसिस होती है, ठीक है, और इसमें स्पर्मियोजेनेसिस भी होती है। हम ये सब प्रक्रिया को आगे एक एक करके देखेंगे। स्पर्मियोजेनेसिस भी होती है। आगे हम चलते हैं। ये फिर एक स्पर्मेटोजेनेसिस की स्लाइड है। हाँ, जहाँ पर ये आप समझ सकते हैं कि देखिए ये एक स्पर्मेटोगोनियम है। सबसे पहला सेल जो जिससे स्पर्म बनेगा स्पर्मेटोगोनियम है। ये डिप्लॉयड है। 2n मतलब डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब है क्या होता है कि 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे, हर क्रोमोसोम जोड़े में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं, लेकिन दरअसल ये 2 जोड़े क्रोमोसोम, 2 लाल रंग के दिखाए गए हैं, 2 नीले रंग के। So 1 pair of red chromosome and 1 pair of blue chromosome. ये सब सिर्फ समझाने के लिए कलर अलग किया गया है। क्रोमोसोम का अलग अलग कलर नहीं होगा, जिसे आप समझ सकते हैं इससे कि यहाँ पर 2 जोड़े क्रोमोसोम। अब यहाँ पर देखिए ये स्पर्मेटोगोनियम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदला, और फाइनली जब मियोसिस हो रही है तो ये दोनों तरफ मियोसिस से इस सेल से 2 सेल बने, एक इधर बना और एक ये बना। और इन दोनों ही सेल में आप देख रहे हैं कि क्रोमोसोम की संख्या आधी हो गई। यहाँ 4 क्रोमोसोम थे, यहाँ पर 2 हो गए, और दोनों जोड़े के एक एक क्रोमोसोम आए हैं। एक जोड़ा जो लाल क्रोमोसोम था उसमें से एक लाल यहाँ आया, और एक जोड़ा नीला क्रोमोसोम था उसमें से एक नीला यहाँ आया, और उसी तरह से इधर भी एक लाल एक नीला। तो मियोसिस में क्या हो रहा है, जो सेल बन रहा है उसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जा रही है, लेकिन आधी होने में ये ध्यान रखा जा रहा है कि हर जोड़े से एक। ऐसा नहीं होगा कि दोनों लाल इधर और दोनों नीला इधर। ये लाल लाल का एक जोड़ा है, उसमें से एक इधर एक इधर, और नीले नीले का एक जोड़ा है, एक इधर और एक इधर। तो इस तरह से अब हमें ये ध्यान रखना है कि स्पर्मेटोगोनियम इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। 2n प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट is also a diploid structure. It is also 2n. But secondary spermatocyte is a haploid structure. तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए स्पर्मेटोजेनेसिस में पहला हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन सा है, तो आपका जवाब होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, और इसके बाद इससे आप देख रहे हैं स्पर्मेटेड बन रहा है और फिर मैच्योर स्पर्म सेल बन रहा है। अब एक बार पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस को अगर हम देखें तो हम इसे 2 फेजेस में बांट कर इसकी स्टडी करते हैं। पहले फेज का नाम है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोस। स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रक्रिया को 2 फेज में बांटा जा सकता है, और पहला फेज है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, और दूसरा फेज है स्पर्मियोजेनेसिस। दूसरा फेज है स्पर्मियोजेनेसिस। तो पहले हम पहले फेज को ठीक से समझेंगे।
फर्स्ट फेज इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, यानी स्पर्मेटोगोनिया से, देखिए स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनने की प्रक्रिया, यहां से यहां तक की प्रक्रिया, ये एक स्टेज है। इसका क्या नाम है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। और दूसरा फेज क्या है? सिर्फ स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रक्रिया। ये जो सेकंड फेज है, इसमें बस एक काम होगा कि स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, और इस प्रक्रिया का नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। तो आप समझ गए, स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटिड बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। दिस इज फर्स्ट फेज। एंड द सेकंड फेज इज स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें सिर्फ क्या हो रहा है? देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटिड में क्या हो रहा है? शुरू से एक बार फिर से चले हम। Each testis is formed of thousands of minute, elongated and coiled tubules called seminiferous tubules। और टेस्टिस में seminiferous tubules हैं। seminiferous tubules की जो इनर लाइनिंग है, इसे हम जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। इनर लाइनिंग जो हम लोगों ने यहाँ देखा था, एक बार फिर से देखिए, ये seminiferous tubule है और ये इसकी इनर लाइनिंग है, जिसे हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। और ये नीली वाली लाइन है, ये किस चीज से बनी है? प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स से। इट इज फॉर्म्ड ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स, या जिसको हम प्राइमरी जर्म सेल्स भी कहते हैं। और इसी में न्यूट्रिटिव सेल्स भी हैं, जिसे हम सर्टोली सेल्स कहते हैं। अब इन प्रिमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्मेटिड कैसे बनता है, ये हम देखें आगे। स्पर्मेटोगोनियम है, ये प्रिमोर्डियल जर्म सेल से डिवीजन के द्वारा, माइटोटिक डिवीजन के द्वारा ये बना है स्पर्मेटोगोनियम। कहाँ से आया है ये स्पर्मेटोगोनियम? प्रिमोर्डियल जर्म सेल से या प्राइमरी जर्म सेल से, पीजीसी उसका शॉर्ट में, उससे ये आया है। कैसे आया है? मल्टीप्लिकेशन के द्वारा, माइटोसिस के द्वारा, ठीक। और फिर स्पर्मेटोगोनियम से माइटोसिस होती है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी बनते हैं। ओके, ग्रोथ भी होती है, यहाँ आगे हम देखेंगे ग्रोथ कहाँ हो रही है। पहले, सबसे पहले जो स्पर्मेटिड बनने की प्रक्रिया में फेज ए में जो पहला स्टेप है वो मल्टीप्लिकेशन फेज है। मल्टीप्लिकेशन, ये ध्यान रहे कि मेल में जो स्पर्म्स बनते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो स्पर्म्स की संख्या बहुत ज्यादा बनने के लिए स्पर्मेटोगोनिया की संख्या भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। इसके सबसे जो पहला फेज है वो है मल्टीप्लिकेशन फेज। तो जो पीजीसीज हैं, प्राइमरी जर्म सेल्स, दे मल्टीप्लाइड बाय रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन, और जो उससे सेल्स बनते हैं, इनसे सेल्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर द फाइनल माइटोटिक डिवीजंस आर नोन एज स्पर्मेटोगोनिया। मल्टीप्लिकेशन फेज के अंत में जो फाइनली सेल्स बने उन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, या इन्हीं को स्पर्म मदर सेल्स भी कहते हैं। ध्यान रहे कि ये डिप्लॉयड सेल्स है। अब यहाँ देखिए, प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स थे, पीजीसीज, माइटोटिक डिवीजन हुआ, स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल बना, ये स्पर्मेटोगोनिया के पूर्वज हैं अभी, और फिर ये डिवाइड करेंगे तो फाइनली ये स्पर्मेटोगोनिया। अब आप देखिए कि ये अभी तक सब ये डिप्लॉयड है, और यहाँ पर डिवीजन कैसा हो रहा है? अभी तक सिर्फ माइटोसिस। पीजीसीज थे, प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स, माइटोटिक डिवीजन हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ और ये बन गया स्पर्मेटोगोनियम, ठीक। अब स्पर्मेटोगोनियम का फिर से माइटोटिक डिवीजन होगा, या ये भी हो सकता है कि माइटोटिक डिवीजन ना हो, सिर्फ इसका ग्रोथ हो सकता है, सिर्फ ये कुछ बड़े हो सकते हैं, और ग्रोथ होने के बाद ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाएंगे। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक अभी तक क्या स्थिति है? सब कुछ डिप्लॉयड है, सारे सेल्स डिप्लॉयड है। अब इसके बाद मियोसिस शुरू होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, दैट इज आल्सो नोन एज रिडक्शन डिवीजन। इस मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन से क्या होता है? अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएगा, और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एन है, यानी हैप्लॉयड है। जहां एन लिखा है वो सेल्स कैसे हैं? हैप्लॉयड, ठीक। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट
स्पर्मेटोसाइट्स बन गए। एंड दिस इज मियोसिस फर्स्ट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कौन सा भी डिवीजन हुआ? मियोसिस फर्स्ट। हम जानते हैं कि मियोसिस के दो स्टेजेस होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट के द्वारा ये बन गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, हैप्लॉइड है। Now these secondary spermatocytes will undergo the process of meiosis second. और आप जानते हैं कि जो meiosis second है, it is just like a mitosis. Meiosis second is just like a mitosis. तो ये end था, meiosis second के बाद फिर जो सेल बने वो भी end। और अब इन सेल्स को हम क्या कहेंगे? स्पर्मेटिड्स। तो यहां से यहां तक की प्रक्रिया, प्रिमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्मेटिड तक की बनने की प्रक्रिया एक फेज कहलाती है। और इस पूरे इस फेज को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। ओके। और आप देखिए कि एक प्रिमोर्डियल जर्म सेल या एक स्पर्मेटोगोनियम से कितने स्पर्मेटिड बने? 4 स्पर्मेटिड। एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्मेटिड। और ये जो चारों स्पर्मेटिड हैं, ये चारों एक एक आगे चल के स्पर्मेटोजून बनाएंगे। सभी स्पर्मेटिड से एक एक स्पर्मेटोजून बनेगा। ठीक है, ये आगे की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, जिसे यहाँ सेल डिफरेंशिएशन लिखा है, ये सेल डिफरेंशिएशन कहलाता है या स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। इसके साइड में पैरेलल ये एग बनने की प्रक्रिया है, इसे अभी हमको नहीं डिस्कस करना है, हम बाद में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो मल्टीप्लिकेशन फेज हो गया, ये आपने देखा मल्टीप्लिकेशन फेज हो गया। प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स ने बहुत they underwent so many types of divisions and they formed a large number of spermatogonia. Now each spermatogonium will now undergo the process of growth phase. Spermatogonia है, ये डिवाइड नहीं कर रहे हैं, साइज में इंक्रीज कर रहे हैं। हालांकि कहीं पर ये डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली अब ये सिर्फ इनमें साइज की बढ़ोतरी होगी, इनका साइज बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा? बहुत सारे न्यूट्रिटिव मटेरियल को बाहर से ये अपने अंदर इकट्ठा कर लेंगे, तो ये इनकी साइज बड़ी हो जाएगी। और ये जब साइज बड़ी हो जाती है तो इन्हीं को हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ फेज के बाद क्या बना रहे हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब तीसरा फेज जो है मैच्योरेशन फेज। ध्यान दीजिए, स्पर्मेटिड के बनने की प्रक्रिया, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनने की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी हो रही है, 3 स्टेजेस में। पहला था मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा था ग्रोथ फेज, और तीसरा है ये मैच्योरेशन फेज। ड्यूरिंग इसमें क्या हो रहा है? मैच्योरेशन फेज में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अब मियोसिस के द्वारा डिवाइड करेंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड बाय मियोसिस। ठीक, ये मियोसिस 2 स्टेज में ये भी पूरा होगा, फर्स्ट मियोसिस एंड सेकेंड मियोसिस। फर्स्ट मियोसिस को हम कहते हैं रिडक्शनल और डिसजंक्शनल डिवीजन। फर्स्ट मियोसिस को रिडक्शनल या डिसजंक्शनल कहते हैं। इसमें क्रोमोसोम की संख्या इसी में आधी हो जाती है। और इसके बाद जो सेल्स बनते हैं इन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसे बने? oogonia जब मियोसिस फर्स्ट में गया, oogonia की जब स्पर्मेटोगोनिया की जब मियोसिस फर्स्ट हुई तो बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, ये हैप्लॉइड हो गए। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस सेकेंड में जाएंगे, जिन्हें इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, और ये बनाएंगे स्पर्मेटिड्स।
और अब स्पर्मेटोजेनेसिस का दूसरा फेज शुरू होगा, फेज बी, जिसे हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। कुछ लोग इसको स्पर्मेटोलियोसिस भी कहते हैं, स्पर्मेटोलियोसिस भी कहते हैं, या कुछ लोग इसको सिंपल सेल डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। So this is spermiogenesis is the second phase of spermatogenesis, during which the spermatids produced at the end of first phase are metamorphosed into spermatozoa. ध्यान रहे यहाँ कोई डिवीजन नहीं होगा, सिर्फ जो स्पर्मेटिड बने थे उनकी मेटामॉर्फोसिस होगी, यानी डिफरेंशिएशन होगा और वो स्पर्मेटोजोआ बनाएंगे। तो स्पर्मियोजेनेसिस में क्या क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस में जो स्पर्मेटिड तो अभी एक गोल सिंपल सेल है, उससे पूरा स्पर्म बनना है, स्पर्म के जो जो स्ट्रक्चर है वो बनना है। तो स्पर्म के जो मुख्य स्ट्रक्चर हैं उसमें सबसे पहले आता है हेड और मिडिल पीस। हेड और मिडिल पीस ये कैसे बनता है? हेड वो जगह है जिसमें कि न्यूक्लियस रहता है, तो जो लार्ज न्यूक्लियस है स्पर्मेटिड का वो थोड़ा छोटा हो जाता है, न्यूक्लियस बिकम्स स्मॉलर। कैसे? बाय लूजिंग वाटर, थोड़ा वाटर अपना लूज करता है, और थोड़ा शेप भी चेंज करता है, यूजुअली चेंजेस इट्स शेप इनटू एलोंगेटेड स्ट्रक्चर। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह शेप चेंज हो, लेकिन बहुत जगह होता है। दूसरा काम गोल्जी का है। गोल्जी जो है वो कई सारे इसके जो जो ट्यूब्यूल्स हैं वो सब कंडेंस होकर एक बड़े से स्ट्रक्चर में बदल जाते हैं, कैप लाइक स्ट्रक्चर में, और इसी से एक्रोसोम बनेगा। गोल्जी से क्या बनेगा? एक्रोसोम बनेगा। और न्यूक्लियस और एक्रोसोम, न्यूक्लियस और एक्रोसोम मिलकर, ये दोनों मिलकर स्पर्म का हेड बनाते हैं, दोनों मिलकर स्पर्म का हेड बनाते हैं। स्पर्म का हेड किस चीज से बना? न्यूक्लियस से और गोल्जी से बना। ठीक, अब रही बात मिडिल पीस की। मिडिल पीस बनता है दो चीजों से, जो स्पर्मेटिड के माइटोकॉन्ड्रिया थे और जो उनके सेंट्रियोल्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल्स ये दोनों चीजें मिलकर स्पर्म के मिडिल पीस बनाएंगे। कैसे? देखिए यहाँ पर ये है स्पर्मेटिड, ये न्यूक्लियस है इसका, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्जी है। माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा सा सिकुड़ा, वाटर लूज किया इसने और शेप चेंज किया, ओवल से इलोंगेटेड हुआ। और जो गोल्जी था, ये गोल्जी यहाँ से जो है ये इस न्यूक्लियस के एक साइड में, ये देखिए एक्रोसोम का धीरे धीरे फॉर्मेशन कर रहा है। इसको यहाँ पर दिखाया गया है ऐसे, इधर ये गोल्जी से एक्रोसोम यहाँ बन रहा है। सो दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द गोल्जी, द फ्यूज्ड गोल्जी, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? स्पर्म का हेड। और ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ आ गए? हेड के ठीक नीचे आ गए, हेड के ठीक नीचे ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया आ गए। और जो सेंट्रियोल होता है ये दो, एक यहाँ है न्यूक्लियस के एक छोर पर जिधर एक्रोसोम बन रहा है, उसके दूसरे छोर पर एक ये और दूसरा यहाँ पर। अब इसी एक्रोसोम से, सॉरी इसी सेंट्रियोल से इसका टेल बनेगा, टेल बनेगा इसी सेंट्रियोल से। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए इसी सेंट्रियोल से इसका टेल बन रहा है। यहाँ एक्रोसोम बनने की प्रक्रिया को फिर से दिखाया गया है। ये स्पर्मेटिड का न्यूक्लियस है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, उसके ढेर सारे ट्यूब्यूल्स। अब देखिए इसमें से क्या हो रहा है कि एक ट्यूब्यूल जो है ये बड़ा होता जा रहा है, एक ट्यूब्यूल इसमें से बड़ा होता जा रहा है, और इसमें कुछ ग्रेन्यूल्स इकट्ठे हो रहे हैं जिन्हें कहते हैं प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल, है ना। अब ये धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, ये वाला जो ट्यूब्यूल है, और इसमें बाकी दूसरे जो ट्यूब्यूल्स हैं वो फ्यूज करते जाएंगे, और धीरे धीरे आप देखिए कि ये एक एक्रोसोमल वेसिकल बन गया। बहुत सारे ट्यूब्यूल्स इसमें फ्यूज करते गए तो एक बड़ा सा ये क्या बन गया? एक्रोसोमल वेसिकल बन गया। और ये जो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल अंदर दिख रहा है यहाँ, वो यहाँ दिख रहा है। तो ये न्यूक्लियस है ये, और इसी के ऊपर ये एक्रोसोमल वेसिकल आकर बैठ गया बड़ा सा। ये कैसे बना एक्रोसोमल वेसिकल?
गोल्जी के ट्यूब्यूल्स के फ्यूज करने देती है। और इसमें ये बीच में क्या है, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल। इस एक्रोसोमल ग्रेन्यूल में क्या होता है, इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म की मदद करें। अब फॉर्मेशन ऑफ टेल ऑफ स्पर्म, टेल कैसे बनेगी, तो इसमें जो दो सेंट्रियोल होते हैं, आप जानते हैं सेल में एक सेंट्रोसोम होता है जो टूट के बाद में दो सेंट्रियोल बनाता है। ये सेंट्रियोल आपने देखा कि यहाँ पर ये सेंट्रियोल्स, ये यहाँ पर सेंट्रियोल आ गए, और इन्हीं सेंट्रियोल से ये एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, दे डेवलप एक्सियल फिलामेंट्स। ये कुछ फिलामेंट्स डेवलप करते हैं जिन्हें हम एक्सियल फिलामेंट कहते हैं, और वो फिलामेंट दे आर बंच्ड इनटू अ सिंगल थ्रेड, वो एक सिंगल थ्रेड के रूप में बंच हो जाते हैं और स्पर्म की टेल बनाते हैं, जो कि बाइपेटाइल होती है। टेल की क्यों जरूरत है, टेल किस लिए जरूरत है, क्योंकि स्पर्म मोटाइल होता है, स्पर्म स्टेशनरी नहीं हो सकता, स्पर्म मोटाइल होता है, उसे मोटाइल रखने के लिए उसमें टेल की जरूरत है, तो इसलिए स्पर्म के पास एक टेल। ये देखिए स्पर्म का एक स्ट्रक्चर है, ये स्पर्म का हेड हो गया, इसमें न्यूक्लियस है, ये एक्रोसोम है, ये मिडिल पीस। मिडिल पीस में क्या है, यहाँ ऊपर दो जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ये सेंट्रियोल है, और यहाँ पर सब माइटोकॉन्ड्रिया है इकट्ठे, और इसके नीचे ये टेल है, जो एक्सियल फिलामेंट है टेल की, ये इसी सेंट्रियोल से बनी है। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा फुल्ली फॉर्म्ड है, एक्रोसोम इसका काफी प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर हो गया है, और ये न्यूक्लियस और एक्रोसोम मिलकर हेड बनाते हैं। सेंट्रियोल दिखाया जा रहा है, ये नेक है, और ये इसकी टेल। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पर्म। दिस इज अनदर स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पर्म। ये इसका न्यूक्लियस है, ये एक्रोसोम है, ये दोनों मिलकर हेड बना रहे हैं। दिस इज द मिडिल पीस, दिस इज द मिडिल पीस, दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज द नेक और मिडिल पीस। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इकट्ठे हो गए हैं, और उसके बाद ये इसकी टेल, टेल का अगर हम सेक्शन काटते हैं, टेल का अगर हम सेक्शन काटते हैं तो हमें ऐसी स्ट्रक्चर दिखती है 9 + 8 + 1। ये 8 जो है आपको देख रहे हैं कि पेयर्ड बॉडीज दिख रहे हैं, और बीच में एक सिंगल बॉडी दिख रही है। ये अगर हम इसका सेक्शन काटेंगे टेल का तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर। सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोन, और जो गैमेटोजेनेसिस की पूरी प्रक्रिया के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो यही स्पर्मेटोजोन है। हेड है, मिडिल पीस है या नेक है, और ये टेल। हेड में क्या क्या है, न्यूक्लियस है, और एक एक्रोसोम है, जो एक्रोसोम किस चीज से बना, गोल्जी से। तो न्यूक्लियस की विशेषता ये होती है, स्पर्मेटोजोआ की विशेषता ये होती है कि इसमें साइटोप्लाज्म लगभग नहीं के बराबर होता है। देखिए ये जो इसका हेड है ये पूरा न्यूक्लियस से भरा हुआ है, यानी इसमें साइटोप्लाज्म लगभग नहीं के बराबर। गोल्जी है, उसी ने एक्रोसोम बनाया है, ये इसलिए है ताकि जब फर्टिलाइजेशन हो, जब ये स्पर्म एग को पेनिट्रेट करे, उसमें ये मदद करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया बचे हुए हैं ये इसलिए कि ये एनर्जी देते रहे इस टेल को, जिससे ये टेल वाइब्रेट करती रहे और ये पूरा स्पर्म वाइब्रेट करे। लेकिन इसमें क्या चीज नहीं है, इसमें साइटोप्लाज्म लगभग नहीं है, नेग्लिजिबल है। इस तरह से एक मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ एक स्पर्मेटोजेनेसिस और ओओजेनेसिस का कंपैरिजन दिखाया गया है। अगले लेक्चर में हम लोग oogenesis की बात करेंगे। आज यहीं पर ये समाप्त करते हैं हम आज की बात। थैंक यू। आपको जो बातें जो पूछना हो, जो ना समझ में आए, वो आप हमसे व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।